सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और नई हुकूमत बन चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हल्फ उठा चुके हैं। अब काबीना की तश्कील का मरहला है, चूँकि बड़े बड़े चैलेंजेस इस वक्त सर उठाए खड़े हैं। ना सिर्फ मौशी चैलेंजेस इस वक्त दरपेश है, बल्कि एक तरह का सियासी चैलेंजेस भी इस वक्त दरपेश है। चूँकि मखसूस नशस्तों का जब फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन का, और उसमें यह ऐलान हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अब उनकी मखसूस नशस्तें नहीं मिलने जा रही हैं, तो फिर अब इस मामले को वो अदालत भी लेकर जा रहे हैं। वो इस मामले पर एहतजाज भी करेंगे, और इस मामले पर उनका मौक़िफ़ ये है कि आगे चूँकि सदारती इंतखाब होना है, सेनेट का इंतखाब होना है, तो अभी इस इंतखाब को या तो रोका जाए या फिर इससे पहले पहले ये फैसला अदालत से सामने आ जाए। अगर ये इलेक्शन कमीशन के फैसले पर ही आगे अमल दरामद होता है, तो फिर जो हुकूमती जमातें उनको खासा फ़ायदा होने जा रहा है। दोनों इंतखाबात में भी चूँकि उनकी नशिस्तों की तादाद ना सिर्फ मरकज़ में बल्कि सूबाई असम्बलियों में भी बढ़ जाएगी, और फिर सदारती इलेक्शन में उन्हें एक वाज़ेह बढ़तरी हासिल हो जाएगी। और फिर जो 7 सेनेट की नशिस्तें हैं जिसका नुकसान फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को उठाना पड़ सकता है, उसके नतीजे में चेयरमैन सेनेट वो अपना मुंतखब करवाने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। और जो ये सियासी इस वक्त चैलेंज दरपेश है, इसके साथ साथ एक सूरत हाल जो मईशत को लेकर है कि उसमें अब वजारत ख़जाना का जो मनसब है वो किसने संभालना है, और उस वजारत को किसने आगे लेकर चलना है। चूँकि बड़े जो मसाइल हैं वो इस वक्त सर उठाए खड़े हैं, IMF के साथ डील करनी है, और मौशी मैदान में इस वक्त तमाम सियासी जमातों को मुफाहमत के अंदाज में किस तरह लेकर आगे चला जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये मखसूस नशस्तों वाला जो इस इलेक्शन कमीशन का फैसला है, क्या समझते हैं आप? ये कानून के मुताबिक ये फैसला सामने आया? 2-3 ऐसे प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं माजी में कि जब जमातों को फहरिस्त जमा करवाए बगैर भी वो नशस्तें फराहम की गई हैं, वो दी गई हैं, लेकिन इस बार ऐसा मुश्किल नजर आ रहा है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से चलेंगे मामला आगे फिर? जी, फैसला तो कानूनी है, क्योंकि कानून में कहीं ये जो आज की सूरत हाल है उसको एनविजन नहीं किया गया। 2017 का जो इलेक्शन एक्ट था उसमें ये ज़रूर दर्ज है कि अगर पार्टीज की लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर उन्हें नई लिस्ट और नए कागज जमा कराने का मौका देना चाहिए। लेकिन यहाँ तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि एक आज़ाद यानी मुंतखब होने वाले अरकान जो हैं वो एक पार्टी में गए हैं, वो पार्टी भी जिसके अपने जो रुकन एक ही रुकन थे वो भी आज़ाद ही मुंतखब हुए थे। तो खुर्रम साहब, कल हामिद रज़ा साहब साथ ही मौजूद थे मेरे प्रोग्राम में, और उन्होंने अपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की वजह बताई, चूंकि वो बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ना चाहते थे। PTI के साथ उनका अलायंस हो गया था, और फिर लास्ट मोमेंट पे जब निशान चला गया तो इसलिए उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। तो उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इस पूरी सूरत हाल में। नहीं, उनका मौक़िफ़ काबिल एहतराम है, लेकिन कानून की नज़र में तो ये तौजीहात मैटर नहीं करनी है। वहाँ तो एक आज़ाद हैसियत में एक अरकान का ग्रोह है जिन्होंने मिलकर अब एक ग्रुप बनाया है, और अब हम तो समझते हैं कि जी वो एक ही जमात है, और वो चूँकि आज़ाद थे उनके पास सिंबल नहीं था। लेकिन जब आप कागज़ पर देखते हैं तो वो एक मुख्तलिफ निशानों पर मुंतखब हुए हुए लोगों का एक ग्रोह है जो इकट्ठा हुआ है और अब अपनी मखसूस नशिस्तों का मुतालबा कर रहा है। तो यही वो जो कानूनी सूरत हाल है वो हमारी जो अमूमी सोच है उसके बरक्स है। इसी वजह से ये पेचीदगी पैदा हुई है, और यही मेरी तवक्को है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी बेहतर राय दे दे ताकि ये मामला जो है वो ऐसे तरीके से हल हो जाए। और खुर्रम साहब, को लगता है कि अदालत से जब फैसला आ भी जाएगा और अगर वो फैसला इनके खिलाफ हुआ तो फिर ये क्या चुप करके बैठ जाएंगे? ये उस फैसले को ज़ाहिर तस्लीम तो करना पड़ेगा, लेकिन उस पर एक एहतजाज की एक फ़िज़ा कायम हो जाएगी। अभी भी हम देख रहे हैं जो 3-4 असम्बली के इजलास हुए उसमें किस नौयत का एहतजाज हुआ है, तो फिर ये एहतजाज असम्बली से निकल कर सड़कों पर भी आ जाएगा। ये हुकूमत मुफाहमत की सियासत करना चाहती है, तो फिर बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी हुकूमत के लिए भी। जी, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। हमने इनका 126 दिन का इसी पार्लिमान के बाहर धरना भी सहा है, हमने इस्लामाबाद पर हमले भी सहे हैं, हमने इस्लामाबाद पे 25 मई 2022 का जो मार्च है जिसमें दरख्तों को आग लगाई, मेट्रो स्टेशनों को आग लगाई, वो भी सहा है। तो ये एहतजाज से ज़्यादा जो हुकूमत के लिए ज़रूरी है कि ये जो इनकी अपनी तशद्दुद वाली ज़बान है, इसमें आपने और आपके नाज़रीन ने देखा कि डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन के वक्त फिर कहा गया कि हम तो बाजू तोड़ देंगे, हम तो
टांगे तोड़ देंगे, हम गर्दनें तोड़ देंगे। तो ये जो तशद्दुद की जबान है, और फिर बाद में जूते दिखाए उन्होंने कौमी असम्बली में, इससे तो मामला हल नहीं होगा। और उससे इनको अपनी नशिस्तें जो जो मखसूस नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं, अगर इनका ये ख्याल है कि इस मुतशद्दिद तरीके से इनको ये नशिस्तें मिल जाएंगी, ये नहीं होगा। बेहतर यही है कि बजाय ये कि वो लोग जो धमकियां देते हैं कानून साजी नहीं करनी, वो ये कहें कि हम कानून साजी के लिए तैयार हैं, और कानून साजी ज़ाहिर है जमहूरी असूलों के मुताबिक होगी। तो ये सबसे जो इसका बेहतरीन और मुस्तकिल हल है, ना सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले सालों में भी, इस पर पार्लियामान जो है वो कानून साजी के जरिए ये मामला सेटल कर दे। लेकिन जो इस वक्त हुकूमत का फोकस है, ज़ाहिर है वो चूँकि आगे बहुत बड़े माशी चैलेंजेस दरपेश हैं, बड़े फैसले करने हैं, तमाम ही सियासी जमातों को लेकर आगे चलना है। तो अब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत का फोकस कितना मुतासर हो सकता है, क्योंकि ये एक महाज खुला हुआ होगा एहतजाज की सूरत में। जब कोई कानून साजी होगी, जब कोई बड़ा फैसला होगा असम्बली के फ्लोर पर, तो फिर वहाँ इसी तरह का माहौल बनेगा। तो ज़ाहिर है फिर हुकूमत की भी तवज्जो वहाँ से मुनक़सिम हो जाएगी ना। जी, मुस्लिम लीग नून को 10 साल पहले की प्रैक्टिस है, और इनके हमलों और धरनों के बावजूद हमने उसी दौरान पाकिस्तान को लोड शेडिंग से आज़ाद किया, दहशत गर्दी ख़त्म की, पाकिस्तान से जो टारगेट किलिंग थी कराची में वो ख़त्म की, महंगाई ख़त्म की। तो हुकूमत अपनी यकसुई से काम करना जानती है, और ज़्यादा बड़ा चैलेंज पार्लियामान से वो ये है कि हमें आने वाले दिनों में महंगाई को किस तरह कम करना है, हमें बिजली और गैस के बिलों में अगर कमी नहीं तो इस्तेहकाम कैसे लेकर आना है, और साथ ही ये है कि हमें एक बड़ी सरमायाकारी बैरूनी हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे दरकार है, ताकि पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल अकाउंट है उसमें इस्तेहकाम आए। और इन सब ये सब चीज़ें इकट्ठी होंगी अरबाब साहब जब बजट आएगा 3 महीने के बाद, तो सारा फोकस तो उसके ऊपर है, और उसी पर शहबाज शरीफ और उनकी काबीना काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो आपकी सपोर्टिव जमातें हैं उनका जो प्रेशर है वो डील करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी कैबिनेट का पार्ट नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इतने अहम मामलात पर वो प्रेशराइज ज़रूर करती रहेगी। उनकी अपनी डिमांड्स खुफिया तरीके से या बंद कमरों में ज़रूर आपके सामने आती रहेंगी, अगर वो अलल ऐलान और बज़ाहिर सामने ना भी आएँ। तो उनको साथ लेकर कितना बड़ा चैलेंज आपको लग रहा होगा, क्योंकि एक तो कैबिनेट का पार्ट नहीं है, जो डिसीजन आप लोग लेंगे अगर वो बैकफायर करता है तो उसका पूरा मलबा आपके ऊपर आएगा। जी, तो फिर हमें अपने इत्तेहादियों को ये समझाना है कि अगर गलती तो मलबा भी लेना पड़ेगा। तो ये हम अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे, मेहनत जारी रखेंगे, और मेरी ये एक ज़ाती तवक्को है और ख्याल ये है कि जब इंशाल्लाह अगले 8 से 10 माह में, यानी 2025 के आगाज़ तक पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम नज़र आएगा, तो फिर ये जमातें भी जो अभी हुकूमत से बाहर हैं वो हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगी, और उससे हुकूमत को पार्लियामान में भी और काबीना में मजीद तकवीयत हासिल होगी। अच्छा, जो माशी कारकर्दगी हुकूमत की ज़ाहिर है वो उसको 8 से 10 माह का जो वक्त चाहिए, पिछले पीडीएम की हुकूमत में भी ये सारी जमातें साथियों, पीपल्स पार्टी का ये एतराज़ है कि वहाँ पर 16 माह में उन्हें कहीं कोई ऐसा फैसला या माशी बेहतरी होती नज़र नहीं आई, और उनकी जो तजावीज़ थी उनको कंसीडर ही नहीं किया गया, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके, और इसी बुनियाद पर अब वो इस कैबिनेट का पार्ट नहीं है। तो जो वहाँ 16 माह में नहीं हो सका वो अब अगले 5, 6, 8 माह में कैसे होता देख रहे हैं आप खुर्रम साहब? जी, पहले तो मैं बड़े अदब से कहूँगा कि ये बात दुरुस्त नहीं है कि उन्होंने इख्तलाफ ज़रूर किए, लेकिन जब फैसला हुआ तो हमें पार्लियामान में और काबीना में शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी की मुकम्मल हमायत हासिल थी। इख्तलाफ तो पार्टियों के अंदर भी हो जाता है, मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इख्तलाफ हो जाता है मुआशी पॉलिसी के ऊपर, लेकिन वहाँ उन्होंने मुकम्मल तौर पर आखिरी दिन तक पार्लियामेंट में और कैबिनेट में सपोर्ट किया। अब इशू ये है कि उन 16 माह में और इस दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा फ़र्क ही ये है कि उस 16 माह के आखिर में इंतखाबात खड़े नजर आ रहे थे, और हर पार्टी अपने सियासी मफाद और इंतखाबी ताकत के लिए मनूवर कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे। अब जबकि इंतखाबात हो चुके हैं और हमारे सामने 5 साल की मुद्दत मौजूद है जिसमें अभी बहुत उतार चढ़ाव हमने देखने हैं, तो लिहाजा यहाँ फिर ज़्यादा चांस है कि जो जुर्रत के फैसले चाहे वो गैर मकबूल भी हों वो हम कर लें, लेकिन जब उनके नतीजे में चाहे 10 महीने लगे या 1 साल लगे, जब उसके बेहतर नताइज आना शुरू हो जाएंगे तो अगले इंतखाबात तक इंशाल्लाह मुल्क बेहतर पोजीशन में होगा,
और ये जो इत्तेहाद है ये भी बेहतर पोजीशन में हो। अब खुर्रम साहब, चूंकि पीपल्स पार्टी भी आपकी, आपको लग रहा है कि इत्तेहादी बन जाएगी, कैबिनेट में भी शामिल हो जाएगी, सपोर्ट तो कर रहे हैं, एमक्यूएम भी आपके साथ मौजूद है, और इन दोनों जमातों के जो आपस के इख्तलाफात हैं, जो एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, वो भी सबके सामने है। इन दोनों को एक साथ लेकर चलना, कैबिनेट का पार्ट बनाना, गो के पीडीएम में भी पहले चल चुके हैं, लेकिन एमक्यूएम की क्या डिमांड्स हैं, कितनी वजारतें वो इस वक्त आपसे मांग रहे हैं, और कौन कौन से ओहदे वो मांग रहे हैं? फिर ज़ाहिर है गवर्नर सिंध का जो एक इस वक्त ओहदा है वो पीपल्स पार्टी की भी डिमांड होगी, वो एमक्यूएम की भी डिमांड होगी, तो ये दोनों को लेकर किस तरह चलेंगे, दोनों की डिमांड्स को आप लोग किस तरह पूरा करेंगे फिर? जी, असल हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो तकोन है मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके दरमियान में असल में तो कराची शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनकी तरक्की रखी हुई है। तो अगर तो हम इंशाल्लाह सबको साथ मिलाकर कराची शहर की तरक्की के लिए मिलकर सिंध हुकूमत के साथ हम अगर पेशरफ्त करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ भी बेहतरी की बड़ी गुंजाइश मौजूद है। एक हमें इसका भी तजर्बा है कि 2013 में मियां नवाज शरीफ ने कराची में जो टारगेट किलिंग थी, जिसमें 2008 से 13 तक तकरीबन 10,000 कराची के शहरी शहीद हुए थे, उसको संजीदा सिंध हुकूमत के मुकम्मल ताउन के साथ, बीच में इख्तलाफात भी हुए लेकिन ताउन के साथ कराची की के जो अमन और अमान की सूरत हाल है उसको बेहतर करने का काम शुरू किया गया। और वहां भी दूसरे ये काम कर रही थी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, तो अल्लाह ताला ने कराची शहर को जो है अमन अता किया और हम कामयाब हुए। सबको उस वक्त भी एमक्यूएम भी और पीपल्स पार्टी उनके फर्क तरजीहात थी, तो ये तजर्बा मौजूद है इन जमातों को साथ चलने का। और असल जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान के मामले में मुइशत का जो इस्तेहकाम है वो टेस्ट है, कराची और होगी, ये दोनों जमातें भी साथ आएंगी और वफाकी हुकूमत को भी मजीद तकवीयत मिलेगी। और खुर्रम साहब, चूँकि सबसे जो इस वक्त अहम वजारत है वजारत ख़जाना की, और अभी तक ये तय नहीं हो सका कि वज़ीर ख़जाना अब आने वाले अगले 2-4-5 साल के लिए किसको आप लगाने जा रहे हैं, चूँकि जो सारे फैसले करने हैं, अभी जिस तरह आपने बजट का भी कहा 2-3 माह में बजट आ रहा है, तो उसके लिए भी पूरा होमवर्क करना पड़ेगा। जो 2 बड़े अहम इजलास हुए उसमें इसहाक डार साहब मौजूद ही नहीं थे, तो क्या मुसद्दिक मलिक साहब या मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के नाम पर गौर हो रहा है, उनमें से किसी को ये मनसब दिया जा रहा है? और जनाब इसहाक डार साहब बहुत एक मेहनती और तजर्बाकार और ईमानदार आदमी हैं, उनको रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन बहरहाल एक फ़र्क सूरत हाल का हमें सामना है जिसमें हमें फ़ौरन ही यानी हुकूमत बनते ही इसी महीने में IMF के साथ जाना है। तो तमाम कायदीन मुशावरत कर रहे हैं, जो हमारी इत्तेहादी जमात है उनसे भी मुशावरत हो रही, तो इंशाल्लाह इसके जो हतमी फैसला है वो अगले 2 से 3 दिन में आपके सामने आ जाएगा। और अभी प्लान जो हुकूमत का माशी प्लान है क्या, ये एनर्जी टैरिफ को हम बहुत इस वक्त पीक पर ले जा चुके हैं, क्या इसमें मज़ीद हम इजाफा होते देखेंगे? जो इस वक्त IMF ने शराइत अपनी सामने रखी हैं 18% सेल्स टैक्स की, वो बड़ी कड़ी शराइत हैं, फिर कुछ मज़ीद शराइत भी आ सकती हैं जो कि पाकिस्तान एक बड़े प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहा है। तो ये किस तरह से ये पॉसिबल होगा कि जो वादे आप लोग अभी कैंपेन में करते हुए आए हैं और आगे इक़दाम आपको उसके बिल्कुल आप समझे कि 180 डिग्री के हिसाब से बिल्कुल अपोजिट उठाने पड़ रहे हैं? ये IMF के मुतालबों की जो खबरें हैं उसका बेहतरीन जवाब ये है कि जो इस हुकूमत का पहला टास्क है, जो कि कल से शहबाज शरीफ ने शुरू कर दिया है, वो यही है कि IMF को हमने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक एक प्रोग्राम उनसे डिस्कस करना है जिसमें हमें जो उनकी मुआशी वायबिलिटी है उसको सामने रखते हुए अपने मामलात को दुरुस्त करना है। तो उसके अंदर जो वफाकी हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात हैं उनमें एक नुमाया कमी होगी। निजकारी का प्रोग्राम जो अब बहुत सालों से इसमें ताखीर हो रही है, कम से कम 15 साल से, वो बिलाखिर हमें आगे लेकर चलना होगा और एक संजीदगी से दुनिया को और IMF को दिखाना होगा कि हम ये पाकिस्तान के जो खसारा है उसको कम करना चाहते हैं। तो अगर हम इंशाल्लाह अपनी मेहनत से और सूझबूझ से IMF को प्रोग्राम देने में कामयाब हुए तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के गरीब अवाम पर अब ज़रा सा भी मजीद बोझ ना डाला जाए। वो बहुत परेशान है जो गैस और बिजली के बिलों से, जो महंगाई पिछले महीनों में रही है। अगरचे
कुछ महंगाई के मामले में बेहतरी आना शुरू हुई फरवरी के महीने में, लेकिन इसको मजीद आगे लेकर चलना है ताकि कम से कम पहले स्टेप में कीमतों में इस्तेहकाम ही आ जाए और वो रुकना बंद बढ़ना बंद हो जाए, तो वही हुकूमत की कामयाबी है। उसके बाद आगे चलकर फिर दूसरे इकदाम ऐसे लिए जाएंगे। लेकिन ये किसी को भी इस मामले में कोई खुशफहमी नहीं है। ये बड़ा मुश्किल और संजीदा मामला है जिसमें गैर मकबूल फैसले करने हैं, कुछ सियासी तौर पर जुर्रतमंद फैसले करने हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसके अहल हैं और इंशाअल्लाह ये करके दिखाएंगे। और खुर्रम साहब, जब अखराजात में कमी की आप बात कर रहे हैं तो भी जो कैबिनेट साइज था पीडीएम की गवर्नमेंट का, वो भी बहुत ज़्यादा वो डिस्कशन में रहता था कि 80 से ज़ायद लोगों के पर मुश्तमिल वो कैबिनेट थी। तो ये अब कितने लोगों पर मुश्तमिल होगी, कितनी वजारतों को आप ख़त्म करने जा रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी का तो हम एक नारा सुनते थे कि वो 17-18 वजारतों को ख़त्म करने की बात कर रहे थे। आपके प्लान में ऐसी कोई चीज़ शामिल है या फिर वही एक ह्यूज कैबिनेट होगी? नहीं जी, काबीना तो महदूद होगी, पर्टिकुलरली अब चूंकि उस तरह एलाइज का जो है वो हमारे पर दबाव नहीं है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर वज़रा अपना काम कर रहे हों तो ये कोई इतना ज़्यादा बोझ नहीं होता। ये तो बाज़ महकमों के जो है एक महीने का खसारा इतना होता है जिससे आप पूरी काबीना पूरे साल के लिए चला सकते हैं। लेकिन यही है कि एक जिसे हम कहते हैं अलामती तौर पर काबीना का साइज कम रखा जाएगा और यही कोशिश की जाएगी कि कम से कम वज़रा के जरिए जो कारोबार ममलिकत है उसको चलाया जाए। लेकिन यहाँ जो असल इशू है, काबीना का साइज इतना अहम नहीं, असल इशू ये है कि जो जिन महकमों को अगर हमें बंद करना है और उसका जो मुज़मरात है और कॉन्सिक्वेंसेस है उनको कैसे फेस करना है। और जो जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तजवीज़ थी कि हम महकमे बंद करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर उसके साथ उन महकमों के जरिए जो वफाकी हुकूमत अखराजात कर रही थी सूबों के ऊपर, वो सूबों को फिर खुद उठाने पड़ेंगे। तो जहां अथॉरिटी सूबों को मिलेगी वहां फिर मालियाती जिम्मेदारी भी मिलेगी, वफाक से हटाकर सूबों के ऊपर जानी पड़ेगी। तो लिहाजा ये एक ऐसा तवाज़न है जो कि हम सब के सामने एक और चैलेंज है। लेकिन वक्त के साथ साथ अगर एक एक करके चैलेंजेस से डील किया जाएगा तो यही जिस तरह मैंने आपसे कहा कि कीमतें मजीद ना बढ़ें, बिजली और गैस के बिल मजीद ना बढ़ें, पहले इस्तेकाम लाया जाए और फिर कमी की तरफ जाया जाए। सही। और जो प्राइवेटाइजेशन का आपका मंसूबा है, क्या उस पर भी उस वक्त तक अमल हो चुका होगा? क्या हम 2-3 बड़े इदारों को प्राइवेटाइज होते देख सकेंगे? चूंकि पीपल्स पार्टी का भी इस पर एक अपना स्टांस है कि वो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते, और खासतौर पर स्टील मिल से मुतालिक तो बिल्कुल ही उनका एक स्टांस है कि वो उसको बिल्कुल प्राइवेटाइज करना नहीं चाहते। ये भी आपका एक बड़ा चैलेंज होगा इन जमातों के इत्तेहादी होते हुए। जी बिल्कुल है जी, और ये अब ऐसा मामला है जिसको हम अब सियासी ऐनक से नहीं देख सकते, चूंकि बैनुल-अक़वामी हालात तब्दील हो गए हैं और अमेरिका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद मगरिब का और अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका है, हम से शिकार हैं। तो हमें अब ये जो सोच थी कि कहीं ना कहीं से पाकिस्तान को बैरूनी मदद आ जाएगी और हम अपने मामलात को वैसे ही चलाते जाएंगे जिस तरह चला रहे हैं, और वैसे ही चलाने में ये भी है कि जिन इदारों का खसारा हो रहा है कई 100 अरब रुपए के लिहाज से, वो हम बजट में से दे देंगे। अब ये मुमकिन नहीं रहा, और ये बात अगर 16 महीने की हुकूमत में कोई एक नतीजा सब जमातों के सामने आया है, चाहे हम सियासी तौर पर उसका इजहार करें या ना करें, लेकिन पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियाद देने के लिए इस वक्त बहुत ही सख्त और गैर मकबूल फैसले करने, निजकारी जैसे, जिसके जरिए बिल आखिर फिर हम जो जिसे कहते हैं हैमरेज हो रहा है पाकिस्तान के फाइनेंसेस का, उसको रोक सके। सही। खुर्रम साहब, एक आखिरी सवाल कि पिछली 3 असेंबलियों ने अपनी मुद्दत तो पूरी की, लेकिन कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी टर्म नहीं पूरी कर सका। अब ये इस बार असेंबलियों के साथ साथ प्राइम मिनिस्टरशिप की टर्म भी मुकम्मल होने की आपको उम्मीद है, या फिर चूंकि बहुत ही इस वक्त ये कमज़ोर हुकूमत जो कि इत्तेहादियों की बैसाखियों पर इस वक्त खड़ी हुई है, इसके लिए भी आप मुश्किलात देख रहे हैं आने वाले दिनों में? जी, पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है वो मना करती है किसी भी पेशीन गोई करने से। कोशिश यही करेंगे कि इंशाल्लाह पार्लियामान भी और वजीर आजम भी अपनी मुद्दत मुकम्मल करें ताकि एक पूरी परफॉर्मेंस के साथ इंशाल्लाह अगले इंतखाबात में अवाम के पास जाएं। सही। और खुर्रम साहब, बस ये लास्ट कमेंट कर दीजिएगा कि मियां नवाज शरीफ साहब का इस हुकूमत में अगले 5 साल में पाकिस्तान की सियासत में फिर क्या किरदार होगा? वो हर फैसला हुकूमत का उनकी मुशावरत से होगा या अमली सियासत से फिलहाल वो कोई ब्रेक ले रहे हैं?
जी नहीं, वो ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे, लेकिन जो कलीदी फैसले हैं उसमें इंशाल्लाह उनकी मुशावरत शामिल होगी। बहुत सारे जो इंतजामी इश्यूज हैं वो प्राइम मिनिस्टर भी और चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज भी बिल्कुल काबिल हैं कि उन्हें वो फैसले कर सकें, लेकिन जो कलीदी फैसले हैं उसमें मियां नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम दस्तगीर साहब मुस्लिम लीग नुमा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू उन्होंने की। बड़े मौशी चैलेंजेस इस वक्त हुकूमत को दरपेश हैं। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या मौशी पॉलिसी और फिर क्या सियासत का मुफाहमती रास्ता निकाला जाता है। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दीगर अहम मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और एक ऐसे मौके पर इलेक्शन कमीशन का सीटों का फैसला सामने आया। मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना देने जब सदारती इलेक्शन बिल्कुल सर पर खड़ा और एक एक वोट की बड़ी अहमियत है, बड़ा कीमती है। एक एक वोट चाहे वो मरकजी यानी कौमी असम्बली का हो या फिर वो सूबाई असम्बलियों का हो, तो अब इससे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो जो नुकसान होने जा रहा है वो होने जा रहा है, लेकिन जो दीगर जमातें उनके नंबर्स काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर सूरत हाल क्या पैदा होगी कि असम्बली में एहतजाज होता रहेगा, जो हम पहले इजलास से सूरत हाल देख रहे हैं। और एक जो एक तलखी है सियासी जमातों के दरमियान, खासतौर पर हुकूमती जमातों और अपोजिशन जमातों के दरमियान, वो भी फिर ज़ाहिर है बढ़ती जाएगी। जबकि हुकूमत हमें मिसाक़ मईशत की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वो मिसाक़ मुफाहमत की बात कर रही है। तमाम सियासी जमातों को इंक्लूडिंग अपोजिशन लेकर वो साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर इस तरह के फैसले सामने आएंगे तो फिर किस तरह से अपोजिशन को यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को लेकर साथ चला जाएगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कायरा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो मखसूस नशस्तों के हवाले से अब इलेक्शन कमीशन का फैसला सामने आया, इस पर ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, चूँकि पहले तो वो ये क्लेम कर रहे थे कि उनका मैंडेट छीन कर ये हुकूमत बनवाई गई है, मुख्तलिफ जमातों में वो तकसीम किया गया है। अब उनकी मखसूस नशस्तें भी इस वक्त दीगर सियासी जमातों में, हुकूमती जमातों में तकसीम होंगी, तो फिर वो सदारती इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात से तो वो समझें बिल्कुल ही वो आउट हो जाएंगे। तो क्या राय है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और आपकी इस पर? ये कानून और आइन के मुताबिक है फैसला? जी बिलाशुबा उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला किया है। ये पीटीआई की अपनी गलती थी या उनकी लीगल टीम की कमजोरी थी कि उन्होंने उस मामले को पहले नहीं देखा। एक ऐसी जमात जिसका अपना सरबराह खुद अपनी जमात के निशान पे इलेक्शन न लड़ा हो, यानी अपनी जमात का कैंडिडेट ना हो, वो सिर्फ दूसरे बंदों की बुनियाद पे जब वोट कैसे क्लेम कर सकती है? और ये वोट किसी इंडिविजुअल को नहीं, पार्टी को मिलता है। इसलिए ये बिल्कुल कैसा साहब ज़ाहिर है उनका अपना एक अलग आर्गुमेंट उस हवाले से कि उन्होंने क्यों वो इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन अब तो वो हर जगह पर हुकूमत को टफ टाइम देने की बात कर रहे हैं। अब तो हर जगह एहतजाज होगा, और जब एहतजाज होगा तो फिर असम्बली में अहम इजलास कैसे हो सकेंगे, कानून साजी कैसे हो सकेगी, असम्बली का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, फिर ये इसी तरह से सिलसिला चलता रहेगा, ये असम्बली इसी तरह चलती रहेगी? देखिए, मुफाहमत की कोशिश तो की जानी चाहिए और की जाएगी, लेकिन एहतजाज होते रहते हैं, ऐवान चलते रहते हैं। ये तो नहीं होता कि ऐवान की कार्रवाई रुक तो नहीं गई एहतजाज से। ये जो तासर फैलाया जा रहा है कि पता नहीं ये ऐवान नहीं चलने दे रहा, काम नहीं होगा। लेकिन कैसा साहब, अगर हम जो मौजूदा असद कैसर साहब की, बैरिस्टर गौर साहब की अगर वो तकरीरें देखें तो उसमें पता चल रहा है कि वो कितनी शिद्दत से एहतजाज करना चाहते हैं। अब अगर इस शिद्दत का एहतजाज होगा तो फिर किस तरह से ऐवान में कार्रवाई हो सकेगी, या आप इजाज़त दे रहे हैं उनको कि जिस तरह वो चाहें एहतजाज करें? जी आके धमकी देना और बात है, लेकिन इसका मतलब कि वो कह रहे हैं नहीं चलने देंगे तो बाकी खामोश होकर बैठ जाएंगे। उसके लिए अपने कवायद व ज़वाबित है, और हमें तवक्को है कि ये समझदार लोग हैं कि अपने बात को स्ट्रेस करते हुए इस तरह की गुफ्तगू कर लेना और बात होती है, लेकिन अमलन इसके ऊपर अमल दरामद करना, यानी आप बिल्कुल चीज़ों को ब्लॉक करें, ये पॉसिबल होता नहीं। ठीक है, कायर साहब साथ ही रहेगा। हमारे सियासी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये जो इस वक्त हम सूरत हाल बनती देख रहे हैं, एक फैसला इलेक्शन कमीशन के आने के बाद से, ज़ाहिर है अभी उसको अदालतों में चैलेंज होना बाकी है, अदालती फैसले आने बाकी हैं, लेकिन जो रद्द-ए-अमल है इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो बड़ा शदीद है। वो एहतजाज करना चाहते हैं, वो करेंगे भी। अब ये किस तरह का सियासी माहौल आपको अगले 2-3 हफ्तों में बनता हुआ नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जो रिजर्व सीट होती हैं ये इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई थी कि ख़वातीन जो है वो पार्टिसिपेट कर सकें पार्लियामान के अंदर, इसी तरह मिनॉरिटीज़ की सीट्स हैं वो आ सकें, और उसका रेशो ये रखा गया था कि जो जमात जीत के आएगी वो पॉपुलेशन को जो रिप्रेजेंट करेगी
वो अपने वोटर जो होता है, उन जो खवातीन होती है उस जमात की, उनको भी लाएगा ताकि खवातीन की भी नुमाइंदगी हो, और वो जिस तरह सीटें जीत के आएंगे इस तरह के साथ उन्हें सीटें मिलेंगी। अब चूंकि पीटीआई से उनका जो निशान था वो ले लिया गया था, मैं समझता था कि सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट ठीक नहीं थी, अगर वो ये काम न करते तो ज़्यादा बेहतर होता। उसके बावजूद अब उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं बची थी। ये वो सारे एमएनएज हैं जो पीटीआई के टिकट पे जीते हैं, जिन्हें पीटीआई की बैकिंग थी। अब वो चूंकि उनके पास एक रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने किसी जमात में जाना था, वो चले गए। इलेक्शन कमीशन इसके लिए रास्ता बना देता। इलेक्शन कमीशन के जो कानून है उसमें ये था कि अगर आपके पास एग्जॉस्ट हो जाए, मसलन आप एक लिस्ट देते हैं और एग्जॉस्ट हो जाए, उसके बावजूद भी आप दूसरी लिस्ट दे सकते हैं। तो इन्हें मामला सॉल्व करना चाहिए था, इन्हें मामला उलझाना नहीं चाहिए था। अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, माहौल बड़ा ख़राब है। पहले इलेक्शन कमीशन बड़ा बुरी तरह नाकाम हो गया इलेक्शन फ्री एंड फेयर करने में। सारे पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा है, लोग अपना मैंडेट ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। उस वक्त इन्होंने एक और गलत फैसला किया मेरी नज़र में, जो अदालत में जाकर मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ज़रूर ठीक हो जाएगा। वरना पीटीआई ने एक इतनी बड़ी वोट ली है, सारे पाकिस्तान को पता है। अब बाकी जमातों को आप सीटें दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। और एक और बड़ी गलत उन्होंने साथ जजमेंट में ये भी लिख दिया है कि ये दूसरी जमातों को जो है वो डिवाइड कर सकेंगे, जो आईनी और कानूनी तौर पे किसी सूरत नहीं कर सकते। लिहाजा ये बहुत अच्छी बात होती है इलेक्शन कमीशन की। ये कोई इनकी तो खैर ना कोई क्रेडिबिलिटी थी ना शायद अब रहेगी, लेकिन अगर ये बेहतर तरीके से ये सीटें उनको अलॉट कर देते उस जमात को और कहते कि ठीक है जी ये पीटीआई के लोग जो हैं, पीटीआई के एमएनएज हैं, यहाँ इस जमात में शामिल हुए, हम इनको ये सीटें दे देते ताकि ये प्रोसेस खुशरूबी से आगे चलता। लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ भाई साहब आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला रिवर्स भी हो सकता है और ये नशिस्तें पाकिस्तान ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल भी सकती हैं दोबारा, और वो खुद भी वो लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस सिलसिले में कि अदालत से उनके हक में फैसला आ जाएगा। लेकिन ज़ाहिर अदालती फैसले आपको पता है कि 1 या 2 3 समातों में नहीं आते, उसमें बाज़ औक़ात हफ्तों या महीनों भी लग जाते हैं। तो ये अगर जो उस वक्त तक सदारती इलेक्शन गुजर गया या उस वक्त तक सेनेट के इंतखाबात भी गुजर गए, तो फिर उनको सीटें वापस मिलने का क्या फ़ायदा होगा? वो तो फिर उनकी सिर्फ अददी हैसियत ही बढ़ेगी, वो जिस मकसद के लिए वो ये सीटें हासिल करना चाहते हैं वो तो उनके हाथ से निकल जाएगा। देखिए ये जो भी खेल खेला जा रहा है, इस खेल का बड़ा नुकसान जमहूरियत को होगा, बड़ा नुकसान पार्लियामान को होगा, बड़ा नुकसान सियासी जमातों को होगा, बड़ा नुकसान आने वाले वक्तों में जो है इन लोगों पे बड़े निशान रहेंगे, बड़े सवाल लोग उठाएंगे जो जमहूरियत में बिलीव करते हैं कि ये कैसा निज़ाम की खेल खेला जा रहा है। अगर सपोज इनको सीटें इलेक्शन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बाद मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से, या सेनेट के इलेक्शन के बाद मिल जाती हैं, फिर इन इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी रह जाएगी। फिर तो इसी तरह एहतजाज जारी रहेगा। वो कहेंगे कि देखिए हमें इसीलिए बाहर किया गया था कि हमें हमारी वोट कम करने की कोशिश की गई थी। लिहाजा सारी सियासी जमातों को इस बात को सपोर्ट करनी चाहिए, उनको कहना चाहिए कि इनकी रिजर्व सीटें जो मिलनी थी, जो इनका हक बनता है, इनको मिलनी चाहिए। इसके बाद बाकी प्रोसेस होता तो ये बहुत खुशरूबी होती, शायद इससे बेहतरी आ जाती, शायद असेंबलीज का माहौल ठीक हो जाता, शायद पीटीआई के लोगों को ये कन्विंस करने में आसानी होती कि ठीक है अब कोई हम वर्किंग रिलेशन बना लें। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस वक्त साहब का यही ख्याल है कि वर्किंग रिलेशन नहीं बनना चाहिए। इन सब का ख्याल है कि ये असेंबलीज नहीं चलनी चाहिए। इन सब का ख्याल है कि ये मामलात खराब करने चाहिए, और हर रोज कोई ना कोई खराबी की सूरत पैदा की जा रही है, जिससे ना तो मुल्क में अमन आएगा, ना पार्लियामान में अमन आएगा, ना मुल्क में बेहतरी आएगी, ना मुल्क में खुशहाली आएगी, ना बिजनेस बेहतर हो सकेगा, ना कोई इन्वेस्टमेंट आएगी। इस लड़ाई में अनसर्टेनिटी ज्यादा बढ़ेगी, बेयकीनी का आलम और बढ़ेगा। लिहाजा ये बड़ा गलत हो रहा है। ये हक था पीटीआई का और उनकी सीटें मिलनी चाहिए। बिल्कुल, ज़ाहिर है कि 9 मई के वाक़यात के बाद ये एक अनसर्टेनिटी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, सियासी जमातों के आपस की कशीदगी भी बहुत बढ़ी है, तलखी भी बहुत बढ़ी है। तो कायरा साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने 9 मई के वाक़े पर जो अदालती कमीशन बनाने का मुतालबा किया है, ये किस बुनियाद पर किया? इससे पहले हमने कई कमीशन बनते देखे, उनकी रिपोर्ट्स या तो दबा दी जाती हैं, मंजर पर नहीं आती। तो ये इस सूरत हाल में कितना फ़ायदेमंद, कितना सूदमंद हो सकता है ये मुतालबा? मेरा यार पहले ना एक काम करे कि ये जो बिलावल साहब की तकरीर है उसको गौर से सुने। उन्होंने कोई मुतालबा नहीं किया, उन्होंने एक तजवीज दी है वजीर आजम साहब को कि पीटीआई के दोस्तों के साथ बैठ के ये बैठें और ये एग्री करें इस बात से कि अगर कोई कमीशन बनता है तो हम उस कमीशन की रिपोर्ट को तस्लीम करेंगे।
तो आप चीफ जस्टिस को लिखें और एक कमीशन बनवाएं। ये एक तजवीज़। ठीक है अफसर साहब, ये जो इस वक्त जो मौशी चैलेंजेस दरपेश हैं इस नई हुकूमत को, और आपकी हुकूमत, आपकी जमात इस वक्त हुकूमत का पार्ट भी बनने अमली तौर पर नहीं जा रही, कैबिनेट में आप लोग शामिल नहीं हैं, चूंकि शहबाज शरीफ साहब से, इसहाक डार साहब की पॉलिसियों से आपको पिछली PDM की हुकूमत में बहुत इख्तिलाफ रहा है, तो अब आपको क्या तवक्कुआत हैं इससे, इस हुकूमत से? जरा पहले आप इस पर कमेंट कर दीजिएगा, फिर अब्बासी साहब से भी मैं इस पर उनकी राय लेता हूँ। हुकूमत को ये कहना चाहिए कि ये हुकूमत कॉम्पिटेंट नहीं है तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो जाएगी। हमें इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करना चाहिए कि ये हुकूमत नाअहल हो जाएगी, ये काम नहीं कर पाएगी, तो ये पाकिस्तान की सर्विस होगी। या हमारे पास कोई मुतबादल जरिया मौजूद है कि हम ये कहें या आप ये कहें या मैं ये कहूँ कि भाई ये हुकूमत तो नहीं चल सकती, फलां हुकूमत बनाए तो वो चल सकती है, वो बेहतर काम कर सकती है। इस वक्त जो हुकूमत बनी है इसी ने चलना है, इसी ने काम करना है, ऑप्शन हमारे पास और है नहीं। इसलिए इस हुकूमत के बारे में शक जाहिर करने की बजाय इसकी रहनुमाई करनी चाहिए और इसको क्रिटिकली जरूर देखना चाहिए, लेकिन खाली एतराज उठाना काफी नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहना ज़ाहिर है इसी हुकूमत ने चलना है। तो अब्बासी साहब, जब भी कोई हुकूमत मारिज़ वजूद में आ जाती है तो उसी ने अपनी अगली आइनी मुद्दत पूरी करनी होती है, सारे मौशी फैसले उसी ने करने होते हैं। अब इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद इसहाक डार साहब को वजारत ख़जाना ना दी जाए, कोई और ऑप्शन इस वक्त आजमाया जा सकता है, चूँकि वो एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनका माजी में IMF के साथ डील करने का। तो अब इस वक्त क्या आपको एक्सपेक्टेशंस हैं इस नई हुकूमत से, चूँकि जितने बड़े मौशी चैलेंजेस हैं इस वक्त हुकूमत को, मुल्क को दरपेश, क्या उतनी कैपेसिटी आप इस हुकूमत में देख रहे हैं? देखिए, मुझे कायरा साहब की बड़ी रिस्पेक्ट भी है और बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, उनकी बात को ही मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़े हैं। मेरा ख्याल है कि माहौल अभी तक ऐसा बन नहीं रहा। अगर ये माहौल साजगार तब होता कि अगर पीपल्स पार्टी भी कह देती कि हम वजारतों में आ जाते हैं, तो ताकि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी भी मजबूत होती है और हुकूमत भी ज़रा बेहतर सूरत हाल में शायद वर्किंग उसकी बेहतर हो सकती है। अगर ये बाद में आना चाहे तो आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस सूरत हाल में जो असम्बलीज के अंदर मैं माजराई देख रहा हूँ, जिस तरह नए नए इशू उठाए जा रहे हैं, जिस तरह रोज की बुनियादों पर गालिम गलोच का एक माहौल शुरू हो गया है, जिस तरह भी इलेक्शन का जो मैंडेट चोरी हुआ है, सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं, हर जमात हर जगह पर ये कहीं ना कहीं ये कह रही है कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। इस सूरत हाल में अगर कोई कमीशन बन जाता, कोई सुप्रीम कोर्ट का बेंच बन जाता, कोई ऐसा उनको टाइम फ्रेम देते कि 10 दिनों में कोई ऐसी जजमेंट आ जाती कि जो सारे सेटिस्फाइड हो जाते और कोई असम्बलीज की तरफ देखता। अब जो मौलाना फजल रहमान साहब बातें कर रहे हैं, जो चकजेई साहब बात कर रहे हैं, जो मेंगल साहब बात कर रहे हैं, जो बाकी दोस्त बात कर रहे हैं, ये बड़ी खौफनाक बातें हैं। इन बातों को इस तरह अगर आप कहेंगे कि हम कारपेट के अंदर डाल दें या इनको कुछ देर के लिए साइड पर रख लें, ऐसा मुझे लग नहीं रहा, मुझे वो माहौल नजर नहीं आ रहा। और चूंकि जब किसी मुल्क में अनसर्टेनिटी होती है, माहौल खराब होता है, क्राउड चार्ज होता है, सड़कें गर्म होती हैं, फिर दुनिया का कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए नहीं आता। ये ज्यादा से ज्यादा IMF के पास जाने के लिए तैयारी हो रही है। IMF बहुत मुश्किल कंडीशनलिटी और लगाएगी। उन कंडीशनों की वजह से यहाँ महंगाई का एक और बड़ा तूफान आने वाला है। कोई ऐसे फैसले किया टेकर गवर्नमेंट करके गई है जिसका अभी 1 महीने में या 2 महीने में बिलों की सूरत में लोगों को पता चलेगा। तो ये वो माहौल है, ये वो सूरत हाल है जो बहुत खौफनाक है, क्योंकि पाकिस्तान में माशी बुरहान की सूरत चल रही है काफी अरसे से। लोगों के लिए बहुत मुश्किलात है बिल देना, लोगों के लिए मुश्किलात है नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस मामलात हैं कि उनके पास माशी चूँकि जो मौजूद थी बिजनेस है सारी, आप देख लेंगे तमाम हर किस्म का बिजनेस पाकिस्तान में रोका हुआ है। आप पाकिस्तान की सिर्फ एक्सपोर्ट का हालत देख लेंगे क्या पोजीशन है। इस सूरत हाल में बड़े चैलेंज है, ये बहुत बड़े चैलेंज है। जब तक यहाँ माहौल ठंडा ना किया गया, जब तक यहाँ हुकूमत असम्बलीज के अंदर और बाहर लोगों को कोई ऐसा एक पैगाम दे कि कोई एक माहौल बेहतरी की तरफ ना आए, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के माशी हालातों में बेहतरी आएगी। ठीक है, तो ज़ाहिर है माशी चैलेंजेस तो अपनी जगह पर हैं और ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैबिनेट में शामिल ना होना भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो कायर साहब, आपको नहीं लगता कि बेहतर होता पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट का पार्ट होती और इस वक्त जो माशी बहाली है उसमें फिर अपना किरदार अदा करने में अपना किरदार अदा करती है, उसका रोल होता है एक बड़ा कलीदी? पहली बात, इसके 2 पहलू हैं। एक तो ये है कि ये हम पे ही रहने दें कि हमने क्या करना है, ज्यादा बेहतर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हम इस सवाल का जवाब कोई दसियों सैकड़ों दफा दे चुके हैं कि ये क्यों फैसला हुआ है। ठीक है, चलें सर, वो आपकी अपनी मर्जी है कि आपने क्यों फैसला किया। अब ये बताइएगा, महमूद अचकज़ई साहब के घर पर जो छापा हुआ उसकी बिलावल साहब ने मजम्मत भी की है।
आपका तो वज़ीर आला है बलूचिस्तान में, तो फिर क्या लग रहा है आपको, ये किसकी जानिब से ये छापे के ऑर्डर जारी किए गए जिसकी बिलावल साहब मजम्मत कर रहे हैं? मुझे तो नहीं पता जी, बलूचिस्तान हुकूमत इसकी तहकीकात करके बताएगी किसके हुक्म पर डाला है। जावेद अब्बासी साहब, ये जो इस वक्त सूरत हाल हम देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी नई कैबिनेट में शामिल होना चाहती, उनकी अपनी रीज़न्स हैं और वो रीज़न्स में ज़ाहिर है उनका अपना इस्तेहकाक है। आपको क्या लग रहा है कि ये हुकूमत को पहले देखना चाहते हैं 4-5-6 माह वो कैसा परफॉर्म करती है और उसके बाद फिर ये डिसाइड करेंगे कि आना है हुकूमत में नहीं आना? देखिए, ये बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुझे तो कोई राइट नहीं है कि मैं उनके ऊपर कोई ऐसी बात करूं। जो फैसला पार्टी ने बेहतर समझा होगा। मैं इस हद तक जरूर कहूंगा कि अगर वो पूरी तरह हुकूमत में शामिल ना हुई, उन्होंने वजारतें ना ली, तो फिर ये हमारी जो हुकूमत होगी ये ज़्यादा मजबूत हुकूमत नहीं होगी। इसके लिए मुश्किलात होगी, इसके लिए सारी मामलात हैंडल करना मुश्किल होगा। और देखिए, जब जमात हुकूमत में नहीं होती और सिर्फ वो वोट दे देती है तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं लेती, वो उनको कोई जिम्मेदारी नहीं होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कल वो बोझ फिर एक जमात को उठाना पड़ेगा, उसकी अच्छाई का भी और बुराई का भी। और वो बोझ शायद इतना बड़ा है कि किसी एक जमात के लिए अकेले उठाना उसके बस में नहीं होगा। लिहाजा बहरहाल ये फैसला पीपल्स पार्टी ने खुद करना है। उनको वो अपने लिए बेहतर सियासी माहौल समझते हैं, वो बेहतर समझेंगे कि उन्हें वजारतों में आना चाहिए। अगर वो आती और वजारतें ले लेती तो फिर भी शायद ये तस्वर होता कि शायद ये हुकूमत ज़्यादा अरसा चल सकेगी, या इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, या इसकी उम्र ज़्यादा होती है। और अगर वो ना आए तो फिर बहुत सीरियस और मुश्किलात बढ़ जाएंगी। तो अब्बासी साहब, ये खदशा आपको क्यों लग रहा है कि वजारतें अगर नहीं लेते तो पीपल्स पार्टी के लिए किसी भी मौके पर या किसी इख्तिलाफ की बिना पर ये फैसला लेना आसान होगा कि अब हमें हुकूमत के साथ चलना है या हमें अलहदा होना है? और ज़ाहिर है कि अगर वो अलहदगी इख्तियार करते हैं तो वही हुकूमत का फिर आखिरी दिन भी हो सकता है। तो इस वक्त बड़ी बुनियादी पोजीशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरी नज़र में ये कार्ड अच्छी तरह खेला है। वो बहुत मेच्योर भी हैं और मेच्योरिटी के साथ मुजाहरा भी उन्होंने किया कि उन्हें इस बात का शायद अंदाजा था भी, उन्हें है भी, कि ये बड़े मुश्किल फैसले आगे करने हैं। जब ऐसे फैसले हैं जो बड़े अनपॉपुलर जो फैसले जब होते हैं तो उसके बड़े असरात पड़ते हैं जमातों के ऊपर। लिहाजा मेरा ख्याल है कि उन्होंने देखा होगा कि ये मुश्किल है इतना बड़ा बोझ उठाना। मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, मुझे पता नहीं, पर अगर आपने मुझसे पूछा है कि अगर वो सिर्फ कहते हैं कि हम वोट दे देंगे और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बोलेंगे तो उनने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है, ना वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, ना वो कहेंगे कि ये हमारी जिम्मेदारी थी। ये जिम्मेदारी वो कहेंगे जिनका प्राइम मिनिस्टर था, जिनकी कैबिनेट थी, जिनकी हुकूमत थी। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हुकूमत क्या होती है, तो वो उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। हुकूमत का हिस्सा वो होता है, हुकूमत कहते हैं जो आइन में लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशन ये है कि प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट। तो जाहिर वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे तो वो हुकूमत में नहीं होंगे। हुकूमत में नहीं होंगे तो कल वो बड़े कहेंगे कि जी ये तो फैसले हुए हैं, हमारी इसकी मर्जी में शामिल नहीं थी, ये फैसले गलत थे या फैसले ठीक थे, उस पर वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान की आवाम उनसे ये पूछने में भी गैर जानबदार रहेगी। वो क्यों पूछेगी जब वो कहेंगे कि हम हुकूमत में नहीं थे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये देखा है कि ये बहुत मुश्किल हालात है आगे आने वाले, बहुत चैलेंजिंग पोजीशन है, मैंडेट थोड़ा है, मैंडेट के ऊपर बहुत सीरियस सवालात हैं। इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने फैसला किया होगा कि हम अपनी पॉलिटिकल जो कैपिटल है उसको ज़ाया न करें। सही। तो जी कैसा, अब ये जो जमहूरी ऐवान तो अब ये तश्कील पा चुका है, प्राइम मिनिस्टर ने ओहद भी उठा लिया है, अब ये आगे क्या लग रहा है आपको? ये सियासतदान जमहूरी फैसले करेंगे या जमहूरी अंदाज जो एक तरीक़ाकार है जिस अंदाज से इस ऐवान को चलना है उसको उस तरह से आप चलता हुआ देख रहे हैं कायरा साहब? वो तो हर तरह कोशिश करेंगे कि ये निज़ाम जो है ये डिरेल हो, ये डॉक्स आ जाए, लेकिन उनकी ख्वाहिशें कल भी नाकाम हुई, अब भी नाकाम, को हाईजैक करने देंगे। उन्होंने तो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर IMF को खत लिख के भी एक हमला करने की कोशिश की है। उन्होंने तो पहले भी खत लिखा था, तारा के खत लिख के वफाकी हुकूमत को। उन्होंने तो उस वक्त भी बिल जलाने का और यूटिलिटीज के बिल ना अदा करने का, टैक्स ना अदा करने का हुक्म दिया, और ये भी कहा कि लोग अपने पैसे जो है वो बैंकों। तो ये बातें तो उनका उस वक्त से शार है जब वो भी हुकूमत में नहीं थे। पर हुकूमत में उन्होंने जो कुछ किया उसके बाद भी इंशाअल्लाह वो जो भी करेंगे वो उनके ज़ात की हद तक उनको मुबारक हो। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस तरह के खतरात से पहले भी बचाते रहे, अभी बचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायरा साहब। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।